वेलकम बैक AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थात कि अर्थशास्त्र से टॉप 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय से लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग राज्य एवं राष्ट्र की आय चैप्टर को पढ़कर समाप्त कर चुके हैं, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट है। आज हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी नहीं हो, और राज्य एवं राष्ट्र की आय से कोई भी प्रश्न यदि आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इन्हीं 25 प्रश्न में से रहेंगे। आपको निश्चिंत होकर इनको याद कर जाना है। आपको ये सर याद कैसे करेंगे, तो जैसे ये टेस्ट समाप्त होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस व्हाट्सअप ग्रुप में जैसे ही कोई भी टेस्ट या कोई भी हमारी क्लासेस समाप्त होती है तो उसका PDF वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। तो वहाँ से आकर फिर आप यहाँ से आंसर मिलाकर इसे याद कर जाइए, क्योंकि प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न का आंसर देने के लिए होंगे तैयार, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न आपके सामने रखूंगा। यदि आपको इनका आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताते चलिएगा। देखते हैं अंत में किन किन का 25 में 25 क्वेश्चन सही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप रेडी होंगे, पढ़ के आए होंगे, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन ग्रुप में गया था। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, इसका एक ही मतलब है कि सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें याद कर जाना है। आइए देखते हैं आज के टेस्ट का पहला नंबर प्रश्न, जो बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में ही। आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा पढ़कर। कह रहा है कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, समय ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये सब प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ, आपके नोट्स से ही आ रहे हैं। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, सभी कोई आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं, तो उसे हम आय कहते हैं। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आय। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न आ गया, देखिए और आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब को कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बहुत अच्छा, जो बच्चे क्लास किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने, बिल्कुल कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन है, आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। जल्दी से बताइए कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सब कोई कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा, क्योंकि टेस्ट देने से तभी फायदा होता है। चाहे आप टेस्ट अभी लाइव दे रहे हो या कभी भी दे, इसका आंसर जरूर कमेंट करना चाहिए, तभी टेस्ट देने से फायदा होगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। गोवा भारत के राज्य का है, जिसमें ऑप्शन के अनुसार इसका सबसे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। चौथा नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। आपको बताना है उत्पादन एवं आय गणना विधि, ये सब आपको मैंने पढ़ाया था कि राष्ट्रीय आय को निकालने की विधि है, तो इसमें आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, उपयुक्त तीनों बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न आ गया, आंसर देने के लिए तैयार रहिए। कह रहा है बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। जल्दी से बताना है आपको कि प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है। बिल्कुल अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि। कृषि इसका बिहार में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठे नंबर प्रश्न को। कह रहा है y = c+i फार्मूला को किसने दिया था, बताना। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से पढ़कर आंसर कमेंट कीजिए। ये भी राष्ट्रीय आय निकालने का फार्मूला है। y = c+i फार्मूला को किसने बताया था। बहुत अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर केन्स ने बताया था, y = c+i। चलिए सातवां नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर में कौन सा कर सम्मिलित है आपको बताना। आप जानते होंगे कि कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयकर डायरेक्ट टैक्स है। बिल्कुल अच्छा, डायरेक्ट टैक्स कौन है, आयकर है, इनकम टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने। कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। मैंने प्रश्न भी आपको बताया था, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था।
बहुत अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न आ गया, कर राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। राष्ट्रीय गणना का आयाम कौन नहीं है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। पूछा आपसे राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है, सब कोई आंसर कमेंट कीजिए क्योंकि टेस्ट आप ही के लिए चल रहा है ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आए जो आप नहीं जानते हो। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मौद्रिक उत्पादन राष्ट्रीय गणना के आयाम नहीं है। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। कह रहे राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है यानी राष्ट्रीय आय को किन किस विधि से हम निकाल सकते हैं, यही प्रश्न पूछा है। आंसर कमेंट कीजिए पढ़ के। बहुत अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा हम राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं, आय गणना विधि से, उत्पादन गणना विधि से, व्यवसाय गणना विधि से। ये सभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए 11 नंबर प्रश्न हम देखें उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी मगर अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9th, क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 11 नंबर प्रश्न को। देखिए 11 नंबर प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है आपको बताना है। आंसर फास्ट कमेंट कीजिए क्योंकि अब मैथ का पेपर नहीं चल रहा है, सोशल साइंस है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है आपको बताना है। बिल्कुल अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पादन के साधनों की आय। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी? किस विद्वान ने बताया था कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए, फिशर ने इस परिभाषा को दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 13 नंबर प्रश्न। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, कौन संस्था करता है, बताइए। सभी प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी जल्दी सब कोई आंसर कमेंट करते रहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है आपको बताना है। सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षाओं में सब प्रश्न बार बार पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे। तो हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 नंबर प्रश्न का। चलिए 15 नंबर प्रश्न आ गया, आपको दिखाई दे रहा है, आप आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है गरीबी के कुचक्र की बात किस अर्थशास्त्री ने कहा? गरीबी के कुचक्र की बात किस अर्थशास्त्री ने कहा था? आंसर है आपके सामने ऑप्शन, आंसर कमेंट कीजिए। याद कीजिए मैंने बताया था कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, मैंने आपको अच्छा से समझाया था। किसने गरीबी के कुचक्र की बात कही थी, किस अर्थशास्त्री ने, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रैगनर मार्क्स ने कहा था इस बात को। चलिए आगे बढ़ते और समझते हैं 16 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है देश के आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था है। ये भी प्रश्न पढ़ाया गया है आपको, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि देश के आय का मानक जो है स्टैंडर्ड को कौन संस्था निर्धारित करती है। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये मैंने प्रश्न आपको बताया था, इसका क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को कहा जाता है? यानी एक वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, आपको बताना है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए सभी को।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है? वर्ष भर में किसी देश के अर्जित कुल आय की मात्रा को राष्ट्रीय आय। बहुत अच्छा। 18 नंबर प्रश्न आ गया, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। जीडीपी का पूरा नाम आपको बताना है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। सभी प्रश्न आपको पढ़ाया जा चुका है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। जीडीपी का पूरा नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूरा नाम है। चलिए बहुत अच्छा, जो बच्चे सही आंसर दे रहे हैं वो लोग तैयारी करके अच्छा से आए हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है जीएनपी का पूरा नाम है। जीएनपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। जीएनपी का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है जीएनपी का पूरा नाम? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते और समझते हैं 20 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, एनएनपी का पूरा नाम है। एनएनपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा कि एनएनपी का पूरा नाम क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या है एनएनपी का पूरा नाम? नेट नेशनल प्रोडक्ट। सभी चीज आपको पढ़ाई हो चुका है। आगे 21 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान, ये भी आपको बताया गया था। मैंने विशेष कर कहा था कि इस पुस्तक के नाम याद रखिएगा। कह रहा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग लेने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बताइए कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय। मैंने बताया था प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। चलिए 23 नंबर प्रश्न आ गया, उत्पादन के योग के द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो क्या कहलाता है? उत्पादन के योग के द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो विधि कौन सी विधि कहलाती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्पादन गणना विधि। चलिए 24 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। कह रहा राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, भी पढ़ाई हो चुका है। राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है आय गणना विधि। बिल्कुल अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए लास्ट प्रश्न आ गया। लास्ट प्रश्न का आंसर दे के उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा अपने नाम के साथ कि आपका 25 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ है। 25 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है व्यवसायिक संरचना के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। व्यवसायिक संरचना के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यवसायिक गणना विधि। क्या कहलाता है? व्यवसायिक गणना विधि। अब जल्दी से नीचे जाकर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। जो बच्चे नए हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर कल मिलेंगे आपके सिलेबस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।